विराम चिन्ह। पढ़िए और समझिए। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने मन के भावों को बोलते या लिखते समय हमें कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले को हमारी बात स्पष्ट नहीं हो पाती। यदि हम अपनी बात को उचित जगह पर रुककर कहेंगे तो सुनने वाला हमारी बात का अर्थ स्पष्ट तरीके से समझ जाएगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानें। पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नानी हमें कहानी सुनाती हैं, मैं कल घूमने जाऊंगा। अल्प विराम। अल्प का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में होता है, जैसे शब्दों को अलग करने के लिए सुनील, राकेश, प्रदीप और अंश विद्यालय जा रहे हैं। पिताजी बाजार से आलू, भिंडी और घिया लाए हैं। संबोधन के बाद सोनिया, तुम जन्मदिन में अवश्य आना। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो सब खेलते हैं। दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए आकाश विद्यालय से आकर खेलने चला गया। तुम जल्दी चलो, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। कथन को स्पष्ट करने के लिए अध्यापिका ने बताया, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निखिल ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्धविराम। वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्यों में जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका क्या नाम है? आप कब आए? आपका घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? हंसपद। हंसपद लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो वहां हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, शोक, भय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, कितना बढ़िया स्वाद है। अरे, यह किसने रखा? हाय, इतना महंगा खिलौना टूट गया। छी, कितनी बदबू आ रही है। योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, थोड़ा सा, छोटा सा, बड़ा सा आदि। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द विशेष, व्यक्ति तथा वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है, जैसे रीतिका ने चित्रकला प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। यह अंश हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक से लिया गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे
गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्मः। गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरो मत बोलो, बुरा मत सुनो। लाघव चिह्न। लाघव चिह्न का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। इसे संक्षेपक भी कहते हैं। डॉक्टर, पंडित, प्रश्न, टेलीविजन, उत्तर, प्रोफेसर। अब तक हमने सीखा, वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने तथा शब्द युग्मों के बीच किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग शब्द, वस्तु, पुस्तक आदि के नामों को उभारने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों दिखाने में होता है। लाघव चिह्न का प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता है। लाघव चिह्न को संक्षेपक भी कहते हैं।